Bismillahirrahmanirrahim. This is February, March 2016 2 and I sent another one from 2019, I guess. So I'm sure आपने वो attempt किए हैं और मैंने message लिखा था कि attempt as you are actually doing the Cambridge past paper. Write the full thing of the answer, full version. अभी से onward you have only like 6-7 days. अब आपने जो भी yearly paper, we are done with all the topical stuff. मेरा ख्याल मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने इतने physical chemistry, organic और inorganic chemistry we have done plenty of worksheets. That was just for practice. But from now onward, हमने yearly papers भी by the way काफी सारे किए हैं. हसान को आइडिया है, जब हमारा इनिशियली मारवा को पता है कि जब हमने पहली बार सिलेबस कंप्लीट किया था मेरा, तो हमने उसमें भी लाइक एक पूरा महीना yearly papers किए. Now after again completing the session with topical, with revision, and then with grand worksheet of physical, organic, inorganic, we are back with yearly papers. अब से onward आपने जो पेपर सॉल्व करना है. अब बच्चे जब पेपर मुझे भेजते हैं सर, वो बड़े सजेस्टेड आंसर्स होते हैं जिस तरह मार्किंग स्कीम में लिखा. तो मेक श्योर आपको जो 75 मिनट्स टाइम है, 60 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है. आप सबने 60 मिनट्स, 10-15 मिनट्स उसको प्रूफ रीड करना है. ये मैं आपको कैम्ब्रिज का नहीं बता रहा, ये अभी से ऑनवर्ड आप जो घर में पेपर करेंगे, जस्ट लाइक कैम्ब्रिज, जिस तरह आपने फुल वर्जन ऑफ द आंसर्स लिखने, फुल डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, और अगर कोई एग्जांपल चाहिए या कोई मैकेनिज्म आपने लिखना है, कर्ली एरोज, लोन पेयर्स, पोलैरिटी एंड एवरीथिंग. सो आई वांट अ कंप्लीट रिहर्सल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड. पूरा मॉक रिजल्ट आपने मतलब उसके उसी तरह अटेम्प्ट करना है. क्योंकि हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं ऑफ कोर्स पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हर पेपर क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करूंगा आपके साथ. 1 मिनट बस मुझे दे दें, अजान हो रही है मेरे पास, जस्ट 30 सेकंड्स. ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन, ये तो रिपीट क्वेश्चन है तो हमें याद है, आपने पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, उसने बताया हुआ है, बल्कि हमने बताना है क्यों डिक्रीज हो रहा है. प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस में ऐड हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स का भी बता सकते हो, आर एडेड टू द सेम वैलेंस शेल. सो जब इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में जा रहे हैं तो शील्डिंग क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, सो नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है. अब ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क रिपीटेटिव क्वेश्चन है सल्फ, कोई भी ग्रुप 6 और 5 का. ग्रुप्स नॉर्मली हमें पता है कि क्रॉस पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन टू एक्सेप्शन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड एंड 5 एंड 6 ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ. तो सेकंड एंड थर्ड में एक्स्ट्रा शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, 5 और 6 में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द पेयर्ड फॉर्म, इसकी बात हो रही है. सल्फर की है तो 3p में आप कह सकते हो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. वो क्या करेंगे, दे कॉज स्पिन पेयर रिपल्शन. स्पिन पेयर रिपल्शन से क्या होगा, इट आउटवेज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज. ये बात जरूर लिखनी है, जब एक्स्ट्रा स्पिन पेयर रिपल्शन होगी, ऑल्दो के सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, बट स्टिल वो जो स्पिन पेयर रिपल्शन होगी वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स को, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज को कैंसल आउट कर देगी. सो स्पिन पेयर रिपल्शन आउटवेज the extra nuclear charge, so lesser energy. Whereas जब कंपैरिजन करना है तो आपने सेकंड वाले का भी थोड़ा सा इसका भी दुख सुनाना है कि भाई फास्फोरस में there is no such pair of electron present, so it has relatively higher energy. Better conductor is sodium and poor conductor is phosphorus. Sodium, अच्छा ऊपर उसने कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई, give explanation for the following statement. Okay, so sodium has a metallic structure. इसके स्ट्रक्चर में क्या है, C of delocalized electrons throughout the metallic structure.
These delocalized or free electrons are responsible for conduction, whereas phosphorus is simple molecular, no free electrons, right? So magnesium and sodium are both metal, but magnesium is a better conductor. It is because magnesium can lose 2 electron per atom. 2 electron lose करेगी, और sodium loses 1 electron per atom, right? So sodium loses 1 electron. तो किसके पास ज्यादा electrons है? Of course magnesium के पास है. It would be a better conductor. आगे आ जाएं. Part B of the same question. Nitric acid treated with magnesium, acid metal reaction है तो क्या बनेगा? Whenever acid react with metal, you get salt. तो यहाँ पे salt क्या होगा? Metal will displace the hydrogen. तो A होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज है, तो ये सॉल्ट का फॉर्मूला बनेगा ना, और ये हाइड्रोजन गैस बनेगी. अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इसको हमने हीट किया, मेटल नाइट्रेट्स को हीट करेंगे, उसी मेटल का ऑक्साइड बनेगा. क्योंकि ये एक्वस है, नॉर्मली वाटर प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि वैसे मेटल नाइट्रेट होते हैं सॉलिड, उसमें वाटर प्रोड्यूस होने का कोई चांस नहीं, उसमें सिर्फ मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में एक ब्राउन गैस प्रोड्यूस होती है और एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है. बट सिंस ये एक्वस है तो इसलिए वहां यहाँ से वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है. ये बात आपने याद रखी, ठीक है, स्पेसिफिकली इसी केस में. फिर वो कह रहा है कि आप मैग्नीशियम नाइट्रेट एक्वस में क्या चीज ऐड करेंगे कि उसके व्हाइट पीपीटी बन जाए. अच्छा, व्हाइट पीपीटी हमने बनाने हैं तो हम इसमें क्या ऐड करें? हमें पता है कि मेटल कार्बोनेट्स होते हैं इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 कार्बोनेट. सो याद है हमने वो लेवल्स में पढ़ा था, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, उनके कार्बोनेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बाकी सबके इनसॉल्युबल होंगे. सो वी कैन ऐड एनी, लाइक सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देता हूँ और मेक श्योर कि ये एक्वस हो. जब ये कार्बोनेट उसको मैग्नीशियम मिलेगा तो यहाँ पे व्हाइट किस चीज का होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट के व्हाइट पीपीटी बनेंगे. तो मेरा ख्याल A, C, B सब कुछ हमने आइडेंटिफाई कर लिया. रिएजेंट X हमने क्या आइडेंटिफाई किया है? इट्स एक्वस. श्योर आपको मेरे बैकग्राउंड कुछ नॉइज आ रही होगी, सम फायरवर्क्स. ऐसा नहीं कि मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ, मेरे नेबर्स में शादी है. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बन, ठीक है, एक्वस सोडियम कार्बोनेट. तो टोटल 12 मार्क्स हो गए. जल्दी से आए, हमने दोनों पेपर. ये क्वेश्चन पाकिया और कौन सा आता है जो मोल्स के क्वेश्चन में जिनको स्ट्रगल, ये किया आप सबने, या मैं ये डिटेल एक्सप्लेन कर दूं इसकी? ये किया हुआ है आप लोगों ने, ट्राई किया ये क्वेश्चन सबने? यस, ये मजेदार क्वेश्चन है बाय द वे, इस पे टाइम लगाएं हम. ये किया हुआ है आपने, ये मेरा ख्याल कर लेते हैं. ओके, सो Sphotose is an iron ore, contains Fe2 carbonate. The percentage of Fe2 carbonate in sphotose can be determined by titration with acidified KMnO4. तो जब भी किसी चीज की KMnO4 से टाइट्रेशन करते हैं, अभी जिन लोगों का प्रैक्टिकल था कुछ दिन पहले यही आया हुआ था, बताया था आपको. सो ये कौन सी टाइट्रेशन है? ये रिडॉक्स टाइट्रेशन. सो यूजिंग अ सूटेबल इंडिकेटर, द आयनिक इक्विवेलेंट फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो. इसमें आप देख रहे हैं 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 डाइक्रोमेट reacts with 6 moles of iron. तो ये आपको रेशियो पता होनी चाहिए. So we are given with the 5 gram of sample of sphatoz were reacted with excess HCl. So initially आपने sphatoz जिसके अंदर Fe2+ आयंस थे, ठीक है, ये उसके अंदर Fe2+ आयंस से लिखा हुआ है, it contain iron 2 ions. So आपने किया क्या कि HCl उसमें एक्सेस में ऐड कर दिया और excess HCl and then filtered. अच्छा, जब वो फिल्टर करोगे आप तो आपने ये देखना है कि कितना HCl, क्योंकि HCl एक्सेस में है तो एक्सेस वाली चीज एंड पे बचेगी ना, along with the product which is Fe3 ions, और एक सॉल्ट बनेगा, आयरन 3 क्लोराइड ही बनेगा ना. जब Fe2+ HCl से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बनेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ में HCl एक्सेस में होगा. HCl एक्सेस में होगा, राइट. द फिल्ट्रेट वाज मेड अप. अब जो भी फिल्ट्रेट था, जो फिल्टर पेपर में से पास हो गया, नो 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 नो, इनिशियली हमने किया ये कि उसके अंदर है कार्बोनेट, और कार्बोनेट को हमने रिएक्ट किया HCl से. तो जब कार्बोनेट को रिएक्ट किया HCl से, so basically hydrochloric acid H+ ion would react with carbonate ion, all the carbonate ion, to produce carbon dioxide gas. ठीक है, अब होगा ये कि आपके पास जो filtered solution होगा उसमें iron होगा, iron 2+, and the same thing would contain HCl.
अब वो जो फिल्ट्रेट है इट वाज मेड अप टू 250 cm क्यूब. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, आई एम श्योर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपको पता है किस तरह की दिखती है. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कुछ यूं होती है, एक मार्क होता है उसका. उसको हमने फिल्ट्रेट उसमें डाला और बाकी सारा हमने इसमें ऐड कर दिया पानी और इसको बना दिया हमने 250. नाउ 25 उसको 250 बना दिया, उसमें से आपने लिया 25 ऑफ द सैंपल ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. अब इसमें से आपने 25 लिया और उसकी हमने टाइट्रेशन कर रहे हैं. ये 25 हमारे पास क्या है, वो 250 में से हमने 25 यहां ले लिया cm क्यूब और उसकी हमने टाइट्रेशन की विद सोडियम आई मीन पोटेशियम डाइक्रोमेट. और हाउ मच पोटेशियम डाइक्रोमेट वाज यूज्ड, this much volume and this much concentration of dichromate was used. This is dichromate here and this is वो जो भी iron 2 ions है, ठीक है. और ये आपके पास dichromate है Cr2O72 negative. Calculate the amount in moles of जल्दी से सब लोग कैलकुलेटर निकालें. So number of mole is concentration times volume. We are given with the volume. Concentration is 0.02. मीरब जल्दी से बताओ मुझे. 27.30 over 1000. Why at 1000? Because it is in centimeter cube. क्या आंसर आएगा जल्दी से, शाबाश. 0.02 times 0.02 0.000546. 2730. मीरम ने कहा है कि 5.46. मेरे पास ये आ रहा है 10⁻⁻⁴. यही आ रहा है. यस, Yes, sir. ये आ रहा है. अच्छा, these are the moles of dichromate. Use the answer 1 to calculate the Fe2 ions present in 25. तो कैसे निकालेंगे, रेशियो हमें पता है. We know that dichromate Cr2O72 negative ratio Fe2 ions is 1:6 if I'm not wrong. Yeah, it's 1:6. How many moles do we have of dichromate? 5.46 into 10⁻⁻⁴. मेरे अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा. Sir, 2.0 into 10 to the power of -2. तो बच्चा हमारे साथ अगर मार्किंग स्कीम भी चेक करता जाए, क्योंकि एक गलत होगा तो आगे सारा मसला हो जाएगा. सो सीक्वेंस करेक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूज योर आंसर 2 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ Fe2 ions in 250. अच्छा, ये जो मोल्स निकाले ये किस में थे, ये तो इस 25 में से है ना. 25 में कितने मोल्स हैं Fe2 ions? 25 में है 2.0 into 10 और -2. 250 में कितने होंगे? सर, ऊपर How much वाले would- का आंसर गलत आया है, पार्ट 2 का. आपने मल्टीप्लाई बाय 6 ही किया ना. क्या 3.27 टाइम 10⁻⁻³ है? जी. क्या? मल्टीप्लाई ठीक किया आपने फातिया? 3 पॉइंट. जी सर, टाइम्स 6 3.27 टाइम्स 10⁻⁻³ माइनस 3. 3. मेरे अपने कैलकुलेटर में नए सेल डलवाओ बेटा. सो 3.27 टाइम 10⁻⁻3. अब आप इसको 250 से मल्टीप्लाई करो, 25 से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द मोल्स इन 250, क्योंकि ये 25 में है और 250 में कितने होंगे, ऑफ कोर्स इसके 10 टाइम्स ज्यादा. तो आप सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और यू कैन यूज द रेशियो मेथड एज वेल. यस मीरब. So 3.28 times 10⁻⁻². ओके, दीज आर इन 250. ये 250 में. हाँ ठीक है फातिया. सो यूज योर आंसर टू 3 टू कैलकुलेट द मास. तो ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं. मास निकालना इज नो प्रॉब्लम. सो n इज m over mr. हम मोल्स हमारे पास कितने आए हैं? 3.28 टाइम 10⁻⁻². अच्छा, मुझे ये बताओ कि आयरन 2 कार्बोनेट के हमने mr निकाले, आयरन 2 कार्बोनेट का हम मास निकाल रहे हैं, राइट. तो आयरन का होता है 56 और कार्बन इज 12 और आयरन 2 कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन होते हैं 48. तो 60 प्लस 60 120 में से 4 माइनस कर दो, 116 आएगा इसका यार. मल्टीप्लाई बाय 116 करें. 150.2 किसका है? आयरन का कितना है हमारे सिलेबस में? 55.8 है या मैग्नीशियम का ज्यादा? 55.8 है. 55.8.
फिर ये हो जाएगा 115.8. Please do the maths to get the mass of iron 2 carbonate in spathos. ये इटालियन को फूड हो ना, उसका इस तरह का रेस्टोरेंट में चले जाए ना, किसी महंगे रेस्टोरेंट में, सर मेन्यू रख देते हैं, हमें समझ नहीं आती है क्या 3.9 लिखा है, तो इस तरह का ना कितना आ रहा है 3.80. जी यही है 3.80. ओके 7966. फिर अब वो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज. परसेंटेज कैसे किसी भी चीज की फाइंड करते हैं. अब मारवा ने मैथ्स का पेपर नहीं दिया, अगर मारवा मैथ्स का पेपर देती तो इनके लेट से 75 का पेपर होता है मारवा आपका, पेपर 1 या 2. जी 75 में मारवा के आगे 74, हम हाई स्कोरिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा पेपर गया. टोटल 75 मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज हाउ यू ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल. सो हमारा ऑब्टेन कितना है 3.8. टोटल मास कितना था 5. क्वेश्चन में गिवन है हाउ कितना सैंपल लिया था इनिशियली हमने 5 ग्राम सैंपल, राइट. सो 3.8 ओवर 5 टाइम्स 100, तो क्या परसेंटेज आएगी आपकी? 76. मेक सेंस एवरीवन? हो गया. ओके तो इसको देख लीजिएगा, या इंश्योर समझ आएगी. ये तो इतना मुश्किल नहीं, आसानी तो लेवल्स का 80 भी था. Iron 2 ores containing iron 3 compound can be analyzed using a similar method. तो आयरन के जो ores होते हैं उसमें iron 3 लोग भी प्रेजेंट होते हैं. A standard solution of aqueous iron 3 compound is reacted with 10,2 chloride. Okay, so we are reacting Fe3 ions with 10,2 chloride, right? 10,2 का मतलब aqueous 10,4 chloride and iron 2 are the products. अब products में आ रहा है 10,4 and iron 2. बाकी तो कोई चीज चेंज नहीं हो रही है. Write the ionic equation. Ionic equation हमने ऊपर लिख दी है. As far as the atoms are concerned, it's a balanced equation. But whenever we write the ionic equation for a redox reaction, you need to make sure that you balance the loss and gain of electron as well. So एक जो 10 है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? How many electron 110 is losing? 2. 110 is losing 2 electrons. But one iron is gaining only 1. इसका मतलब there should be 2 iron 3 plus, each gains 1 electron, and there should be 110 that should react. So make sense everyone? You can put this with ionic. All right. Any excess into 2 chloride can be removed by a reaction of mercuric 2 chloride. A white PPT of Hg2OC are produced. तो क्योंकि इसके white PPT बन रहे हैं, इसके साथ सॉलिड लिख दूंगा मैं, और 10,4 क्लोराइड एक्वस ऊपर उसने बताया हुआ 10,4 क्लोराइड इज एक्वस, यू कैन सी. तो यहाँ पे AQ लिख देते हैं. और यहाँ पे किसका रिएक्शन कर रहे हैं हम? एन एक्सेस ऑफ 10,2 क्लोराइड. सो 10,2 क्लोराइड ये होता है, तो ये भी एक्वस है. और अब इसको भी बैलेंस करना है ना हमें, इसको भी बैलेंस करना है. ओके ऊपर मैंने ये कहा है बेटे कि ये इक्वेशन तो मैंने लिख ली ना. अब जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं, यू नीड टू बैलेंस द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. 10,2, this 10,2 is forming, is becoming 10,4. So how many electron does it lose? कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने? It is losing 2 electrons. But look at the iron. On the other end, in the same reaction, iron 3 plus is accepting 1 electron to become iron 2 plus. So iron तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर, लेकिन tin तो 2 लूज कर रहा है. इसका मतलब there should be 2 irons, each gain 1 electron to become 2 Fe2s. तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करना है हमें. ओके सो यहाँ पे भी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए. इफ इट इज नॉट, देखो यहाँ पे Fe 10 के ऊपर +2 का चार्ज है, यहाँ पे 10 +2. अगेन 10 is losing 2 electrons. So mercury is +2 here. And what is the charge on mercury here? Because 1 chlorine is -1, 2 chlorine should be -2, then 1 mercury should be +1, and 2 of them should be +2. That means 1 mercury is gaining 1 electron. ठीक है, एक मर्क्यूरी एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है. सो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए बैलेंस करने के लिए? वैसे बैलेंस है ना, अगर मैं ना भी लिखता क्लोरीन बैलेंस है, या इट्स अ बैलेंस इक्वेशन फॉर हाउ मेनी मार्क्स? फॉर 2 मार्क्स. ये इजी था इजी था, बस थोड़ा सा आपने दिमाग का इस्तेमाल करना, सो यू वुड बी एबल टू बैलेंस दिस. ऑलराइट, ड्रॉ द डॉल्टन-गॉस डायग्राम ऑफ अमोनिया. ये तो आप सबको पता है कि जब ओ लेवल्स में हम करते थे तो कैसे भी कर देते थे. नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम,
अब अमोनिया को आपने थोड़ी रिस्पेक्ट देनी है क्योंकि ये ग्रुप 5 में है, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, बाकी 2 लॉन पेयर्स होंगे, और हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बनाता है ना, तो बाकी आपने डॉट क्रॉस और डॉट क्रॉस। तो इसकी शेप क्या होगी? अब देखो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले, व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, द शेप एंड द बॉन्ड एंगल। सो हाइब्रिडाइजेशन का क्या फॉर्मूला बताया था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स। इसके सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर का फॉर्म सम आता है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, ठीक है। sp3 में फर्दर कैटेगरीज हैं, इफ ऑल 4 आर सिग्मा बॉन्ड्स then it should be tetrahedral and 120. If 3 sigma bond 1 lone pair, then it should be trigonal planar and it should be 107.5 degrees, right? Oh sorry, trigonal planar नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए pyramidal या pyramid. Trigonal planar तो 120 होता है, pyramid like a pyramid, ठीक है। ओके, तो ये तो मैंने आपको टॉपिकल्स में भी करवाया था, the same question I think, that hydrogen cyanide is shown the bonding between carbon and nitrogen atom consists of 1 sigma and 1 pi, 2 pi bonds. So you can see that this is sigma bond, left एक ये तो sigma होगा, ये पहला sigma है, और ये दोनों लोग क्या हैं, both 2 are pi bonds. Now sketch a shape of the sigma bond and the pi bond in the space below. So how do sigma bond is formed as a result of head-on overlapping of hybrid atomic orbitals, right? And pi bond is formed as a result of head-on overlapping above and below. यूं भी कर सकते हैं, बस यूं ही करते हैं, pi bond ऐसे ही बनता है। कुछ और तो नहीं पूछा बस? ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने इसी का किसी और पेपर में क्वेश्चन था कि इस कार्बन का बॉन्ड एंगल क्या होगा? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल अराउंड कार्बन एंड लाइक कार्बन का बॉन्ड एंगल बताएं मुझे, फिर नाइट्रोजन का बताएं। What should be the bond angle and hybridization state of carbon? Anyone in the class? Mic is open. The angle and hybridization state, everyone. सर 180 होगा। 180 होना चाहिए क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, लोन पेयर तो है ही कुछ नहीं, लीनियर होगा, ठीक है। और ठीक है, या so what is meant by the dynamic? Dynamic का मतलब है a stage at which the rate of forward and backward are equal and the concentration, A level वाली definition लिखनी है, and the concentration of both sides stays same. अगर आप लिख सकते हैं, condition भी लिख दें in a closed system. State and then explain how the amounts of chemical present in equilibrium mixture will change when the pressure is increased. So किधर है? अच्छा, pressure increase करने से imagine ये closed system है, it's a closed system. So closed system में you need to, pressure की बात हो रही है तो gases को तो ignore, I mean solids को liquids को ignore करो, इसमें तो सारी gases हैं. So how many moles of the gases on the reactant side? 1 mole इसका 1 और 1.5 इसके, तो total 3.5 moles of gases on this side, 1 and 3, total 4 moles. So when you increase the pressure, equilibrium goes to the side with the fewer moles of gas. It moves to the left side because on the left side we have lesser moles of gas. क्यों जाएगा? क्यों जाएगा भाई? As there are fewer moles of gas, to compensate the effect of high pressure, पहले दो चीजें लिखनी है, पहले तो left लिख दिया. Amount of chemicals, how the amount of chemicals will change. तो हमने amount of chemicals लिखना है. तो लेफ्ट पे जाने का मतलब हमने बताना है कि रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, रिएक्टेंट इंक्रीजेस, तो अमाउंट ऑफ केमिकल्स स्पेसिफाई करना है आपने, राइट? सो एज fewer moles of gas on the reactant side, fewer moles of gases on left side. क्यों गया? To compensate the effect of high pressure. ये बात आपने जरूर लिखी, compensate the effect of high pressure. जल्दी से करिए, दूसरा पेपर समझ आ गई ना सबको? अच्छा, ये तो मस्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आने वाला है आपको फिर से. So the process is platinum catalyzed, rate of reaction, which of course increases the rate of reaction by providing an alternative path with a lower activation energy without being chemically used up. तो अगर catalyst की definition आती है तो पूरी बात लिखनी है, O levels वाला नहीं लिखनी. It speed up the reaction by providing an alternative path with a lower activation energy without being chemically used up. Sketch a Boltzmann distribution. Okay,
and use your diagram to explain the platinum catalyst decreases. क्या आता है? So this is your normal Boltzmann distribution, right? And as you go along y-axis, energy increases. So let's say initially यहाँ पे आपकी activation energy है, and that is activation energy of catalyzed reaction, EA of uncatalyzed reaction. So catalyst add करेंगे तो it will do nothing, shape change नहीं होगी, it will remain exactly same. तो ये activation energy होगी, it will decrease, कुछ भी आप left में लेके जा सकते हैं. तो ये है activation energy of catalyzed reaction. So now there will be more particles have energy greater than activation energy, of course along with the original particles जिनकी catalyst के बगैर भी energy थी, अब ज्यादा लोग add हो जाएंगे. So activation energy of catalyzed reaction. अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें फिर क्या होगा, फिर शेप की, इसकी कर्व की शेप को क्या होगा, लिटिल लो एंड लिटिल फॉरवर्ड, ठीक है, दैट इज एट हाई टेम्परेचर. मेक सेंस एवरीवन? ये करना क्या है, एक्सप्लेन हाउ द प्लैटिनम कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट. तो क्या करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट क्रिएट्स एन अल्टरनेटिव पाथ with a lower activation energy, so greater proportion of the particles would have energy greater than activation energy, right? So frequency of effective collision, no, not at all. अच्छा, to give the full name of the mechanism, the reaction of hydrogen cyanide with propanol. देखो ये propanol बना हुआ है, ये हाइड्रोजन साइनाइड का, ये हमने बताया था आपको कि ये होता है जब भी कीटोन या एल्डिहाइड का CN के से रिएक्शन करते हैं तो पहले तो मैकेनिज्म लिखना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, लोन पेयर्स बना के अटैक करना है, करली एरोस यहाँ जाएगा और ये आगे चला जाएगा. You will get an intermediate where oxygen has a negative charge with lone pair, CH3 here, CH3 here, and CN here. क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड किया था तो H+ यहाँ पे आएगा. Lone pair will attack on H+ curly arrow, and you will get the product. Product होगा hydroxynitrile और मैकेनिज्म का क्या नाम है? Anyone in the class? क्या नाम है भाई? क्योंकि CN is a nucleophile. CN is what? Negative charges are always nucleophile. Positively charged particle always electrophiles. तो न्यूक्लियोफाइल हमने रिप्लेस नहीं किया, हमने ऐड कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ये. न्यूक्लियोफिलिक, यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. इसमें इंशाल्लाह पेपर 2 में आप लोगों ने फुल स्कोर करना है और इंशाल्लाह आपके फुल स्कोर आएंगे. ये हाई स्कोरिंग पेपर है. प्लीज पेपर 1 में हम इंशाल्लाह बहुत एफर्ट करेंगे. पेपर 1 लो स्कोरिंग होता है लेकिन हम उस पर भी हाई करेंगे. लेकिन यहाँ पे तो हम किसी को एक हम मार्क लूज करेंगे तो थ्रेशोल्ड में बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि ये मेजॉरिटी लोग ये पेपर ठीक करते हैं, ये हाई स्कोरिंग होता है. 40 अबव इज एवरेज, मैं बता रहा हूँ. इसलिए हमने इंशाल्लाह 59, 58, 60 स्कोर करना है इसमें इंशाल्लाह. सो गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जी. जी में कितने लोग हैं? स्ट्रेट चेन है, 5 लोग हैं, तो क्या होगा? पेंटेन होगा ना. चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है, क्या हो गया सर? बता. C5H12 if I'm not wrong. Empirical formula of H. So कितने लोग हैं H में? 2 ये है, 3, 4, 5 and 3, 8. CH. और मुझे एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, आपको भी किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा, मुझे भी नजर आ रहा है डबल बॉन्ड, ये सारे सिंगल ये. So 3 2s are 6 hydrogens, ये 6 and 3 3s are 9 और 6 ये और 2 ये और 1 ये, तो 2 + 1 + 6, तो कितने हो गए? 9 और 10, 10 और ये 18, तो 18 हो गया. ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सिंपल क्या रेशो बनेगी इसमें? 4 पे डिवाइड होता है ये 4H9 होगा. नहीं 9 तो नहीं होगा, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें. हाँ ठीक है, मेरे के लिए यही बनेगा. सी इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता ना. C4H9 नहीं मिलेगा. स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ J. तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है. और ये कार्बन आ गया तो यूं आया, थर्ड कार्बन आ गया, थर्ड के साथ OH लगा हुआ है और सेकंड वाले के साथ CH3 लगा हुआ है, तो वो CH3 जिस तरफ कॉर्नर है उसी तरफ बनाना है आप, ठीक है.
Equivalent represent the complete combustion of H. Yes, sir. सर ऊपर CH3 भी तो है फुल हम्म। चेन, टॉप पे CH3 भी है। हाँ ओके, ये भी CH3 है ना, सो फिर यूं करना। यस ठीक है। इसका नाम क्या होगा भाई? सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन 1 2 नहीं 1 तो वो होगा जिसके साथ OH लगा होता है। 1 2 3 there is a branch on the first carbon, branch on the second carbon, 1 2 and the branch is same, दोनों पे methyl है। 1 2 dimethyl and 3 carbons of propan 1 all, propan 1 all, make sense everyone? Yes. अच्छा वो क्या पूछ रहा है हमसे? फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ H, तो यार कंप्लीट कंबशन ऑफ H में अब H का आपने कंप्लीट कंबशन में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे ना, कंबशन है तो ऑक्सीजन से लिखना है और बनेगा 8, जितने कार्बन हैं उतने कार्बन डाई बनेंगे और जितने हाइड्रोजन हैं उसका हाफ वाटर बनेंगे। ठीक है, जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, कैसे करें? 9 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 8 2 से 16 यहाँ पे हैं, तो 9 और 16 25 होता है। तो यहाँ पे मुझे 25 चाहिए, तो क्या लिखूंगा? 25/2 हो गई बैलेंस, हो गई ना? एक हो गई। तो टाइम वेस्ट नहीं करना ऐसे इजी क्वेश्चंस पे, आपने बैलेंसिंग पे 2 दिन लगा लो। Fossil fuels are often contaminated with sulfur. State and then explain why the supplies of fossil fuels contain sulfur pose as a problem to the environment. तो सल्फर क्यों भाई environment को प्रॉब्लम पोज करती है? Like why it सल्फर जब इसको बर्न करते हैं, it produces oxide of sulfur. ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस करती है। That oxide of sulfur they react with water, rain water. So रेन वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बनाती है? एसिडिक रेन बनाती है। अच्छा, एसिड रेन बनाती है तो फिर क्या होता है? फिर वो बड़ी जगहों पे प्रॉब्लम करती है, वो वाटर बॉडीज में भी मैरीन लाइफ के लिए मसला करेगी, वो प्लांट्स ट्रीज को डैमेज करेगी और वो बिल्डिंग्स को भी करोड़ करेगी। आप कोई से एक दो यहाँ पे स्टोरी सुना सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलिए। कंपाउंड GHJ शोन, इनके बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। H हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि इसमें OH था और अल्कोहल था। अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये सारी स्टोरी आपने ऐसे लिखनी है। अच्छा, ये दोनों सिंपल मॉलिक्यूलर मुझे लग रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीछे जाके देखो, दोनों सिंपल मॉलिक्यूलर है। लेकिन क्योंकि H का MR ज्यादा है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, सो जब ये दोनों सिंपल मॉलिक्यूलर है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इन दोनों में ID फोर्स, बोथ हैव ID। लेकिन ID की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो H को अगर आप देखें, इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोर स्ट्रॉन्गर ID फोर्सेस, मोर एनर्जी से। लेकिन J का सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। दैट्स कंपाउंड J कैन प्रोड्यूस फ्रॉम 2-chloro-3-methyl। स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशन। सो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक क्लोरीन है। कंपाउंड J कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2-chloro, J इज एन अल्कोहल। तो मेरी बात सुनो, हम ये हैलोजिनो एल्केन, तो कौन सी रॉकेट साइंस है? हैलोजिनो एल्केन से हमने जाना है अल्कोहल। क्या करेंगे? NaOH यूज कर लूं मैं? कौन सा NaOH यूज करूं? क्योंकि NaOH का मसला है यहाँ पे। एथेनॉलिक यूज करूं या एक्वस यूज करूं? तो क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो एक्वस यूज करूंगा। अगर एथेनॉलिक यूज करता तो फिर क्या बनता है इसका? फिर ये बन जाता C5H10 NaOH एथेनॉलिक के साथ। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? उसको एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, सो रीजेंट क्या आएगा और कंडीशन क्या आएंगी, समझ आ गई सबको? आगे चलो। ओके, सो कंपाउंड P आर शोन। ये pH नथिंग बट अ कीटोन एंड एन एल्कीन इज देयर। अच्छा, सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें निकल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट नथिंग बट दिस। वो जो डबल बॉन्ड होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने। कोल्ड डाइल्यूट के साथ करेंगे फिर क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका डबल बॉन्ड डिसअपीयर होगा और डबल बॉन्ड वाले ये जो दो लोग हैं, ये दे बोथ गेट OH, डायॉल बन जाएगा। यही बनेगा ये कंपाउंड ऐसे, राइट?
अच्छा, इधर हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल खत्म हो जाएगा बस। जब रिडक्शन करते हैं हम NaHBH4 के साथ, NaBH4 के साथ, तो जो कार्बोनाइल होता है ये CH2 बन जाता है रिडक्शन में। अच्छा, यहाँ पे देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कार्बोनाइल के साथ CH3 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कंपाउंड टी क्या होगा? आयोडोफॉर्म CHI3, राइट। इसी के क्वेश्चंस होंगे, बस आगे कर लीजिएगा इसको, सारे के स्ट्रक्चर पूछे। गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ पी। पी का सिस्टमैटिक नेम क्या होना चाहिए? सोचें जरा सब लोग। पहले तो कार्बन एटम्स इसके काउंट करते हैं हम लोग। सो ये है फाइव कार्बन, राइट। सो एंड डबल बॉन्ड है और कीटोन भी है। सो इसको हमें कहना चाहिए पेंट 3 इन एंड 2 ऑन। बाकी चीजें इसका कोई जल्दी से चेक करता है? आई थिंक यही होना चाहिए, पता नहीं मैं क्यों उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ इस तरीके से। पेंट 3 इन एंड 2 ऑन। जल्दी से 3 पेंटीन 2 3 डबल बॉन्ड। असल में जब कीटोन और एल्कीन आते हैं ना, तो कीटोन गेट्स अ प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी का मतलब है इसको हमने एंड पे लिखना है, बाकी को हमने एज अ सेकेंडरी अटैच करना है। 3 पेंटीन, पेंटेन एंड 2 ऑन, यस 1। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है। सो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन कंपाउंड P वाज रिएक्टेड विद 2,4-DNPH? जब 2,4-DNPH से रिएक्ट करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि इसमें कार्बोनाइल है तो ऑरेंज रेड पीपीटी आते हैं। तो ये जब 2,4-DNPH के साथ कोई चीज रिएक्ट करती है, ऑफ कोर्स एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये रिएक्शन कौन सा आता है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? कौन सा रिएक्शन होता है भाई? कंडेंसेशन रिएक्शन, ये पता होना चाहिए हमें। Condensation reaction happens and you get orange red PPT. Compound U contain a chiral center. What is a chiral center? A carbon that is connected to 4 different groups directly. Again, is able to form non-superimposable mirror image. ये हमारे syllabus में। So chiral center भी है and has a molecular formula P. हाँ, तो मैंने तो मेरे ख्याल यही बताया था initially पेंट 3 into 1। फिर पता नहीं किसी ने मुझे कन्विंस कर लिया कैसे। चलो एनी हाउ, ओके। कंपाउंड U डीक्लोराइज, इसका मतलब कंपाउंड P U का उसने कहा कि U हैज अ कायरल सेंटर, हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज P। तो पहले तो मैं 5 कार्बन लिखूंगा। 5 कार्बन में एक कायरल है और एक डबल बॉन्ड भी है। यहां मैं लगा लेता हूं, मैं गैस लगा, चलो मैं यहां नहीं लगाता, मैं यहां लगा। अच्छा, कंपाउंड U डज नॉट शो सिस ट्रांस, इसका मतलब ये है कि फिर तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे ही होना चाहिए। ये तो कंडीशन होगी ना, मैं डबल बॉन्ड बीच में नहीं लगा सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर है और सिस ट्रांस शो नहीं कर रहा है तो फिर यहीं पे होना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि फिर इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन आ गए ना। ये बताइए ये बात आप। इफ बोथ ग्रुप्स आर अटैच्ड इट वोंट शो एनी सिस ट्रांस। कंपाउंड when compound U is heated and reflects in the presence of excess acidified dichromate, it gives when compound U। अच्छा, इसमें कायरल सेंटर भी बनाना है ना, एक ऑक्सीजन है इसमें, क्योंकि अगर ये U वाला है तो U में कार्बोनाइल है, इसमें भी होना चाहिए। सो अगर मैं कार्बोनाइल इसको बना दूं, फ्रेंड्स, कायरल सेंटर कोई बन रहा है इसमें? नहीं बन रहा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये तो कायरल सेंटर ही नहीं बन रहा। अगर मैं इसको बना फिर भी नहीं बन रहा।
compound U contains a chiral center that has the same formula. Okay. डबल बॉन्ड है, फिर तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसका कायरल सेंटर बनाने के लिए। अच्छा 8 हाइड्रोजन्स मैंने लगाने इनिशियली। लेट्स से इसके पास 2 आ रहे हैं, अभी इसके पास 1 आ रहा है, 5 हाइड्रोजन्स और हैं। इमेजिन कि अगर ये कार्बोनाइल हो, एक यहाँ लग गया, 2 ओके, हम एक ब्रांच लगा दें, हमें एक ब्रांच लगानी पड़ेगी कायरल बनाने के लिए, क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। सो मैं ये करता हूँ कि मेन चेन में 4 कार्बन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दिया और एक मैं इसके ऊपर ब्रांच लगा, क्योंकि मुझे एक कायरल बनाना है। यानी कि उसने कंडीशन लगाई। अब सबके हाइड्रोजन्स पूरे करते हैं। देखो इसके साथ 2 आएंगे, दिस विल गेट 3, दिस विल गेट 1, दिस विल गेट 1 एंड दिस विल गेट। अब मुझे बताएं ये सेंटर वाला ये कायरल लग रहा है या नहीं लग रहा? ये सेंटर वाला जो मैंने हाईलाइट किया, इज इट अ कायरल सेंटर? आई थिंक इट्स अ कायरल सेंटर। तो स्ट्रेट चेन में तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। यस तो यही स्ट्रक्चर है जो हमने गेस कर लिया। मेरा ख्याल तो यही है, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं। 1500 से पहले इग्नोर करें इसको। ये जो शार्प पीक 1500 के साथ आती है ये कार्बोनाइल की और ये पीक है OH की। तो उसने ये पीक है किसकी? ये इसकी पीक नहीं है। तो कह रहा है जब इस सारी चीज को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं विद KMnO4 विद K2Cr27 तो उसकी पीक है। तो जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा या नहीं बनाएगा? डेफिनेटली बनाएगा। तो ये OH की पीक है, ये CO की पीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमने डिजाइन कर लिया। एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप पहले तो स्ट्रक्चर हमने गेस किया। स्ट्रक्चर आप U का स्ट्रक्चर ये स्केलेटल फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। दिस इज योर U का स्ट्रक्चर। एक ही पीक आप कहेंगे इसमें ये है और एक पीक इसमें ना, इसकी पहले आप बताएंगे इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे विद KMnO4 तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर आप उसको लिंक करेंगे विद व्हाटएवर द रीजेंट कि भाई एक कार्बोनाइल की पीक है, एक OH की पीक है। 1500 से पहले बाकी सब इग्नोर मारे। सो हमें इस पे ज्यादा टाइम लग गया, ज्यादा टाइम उसमें पहले क्वेश्चन पे लग गया। मैं दोनों पेपर्स डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ। अब आई एम गेटिंग लेट फॉर द अदर क्लास। सो कल इंशाल्लाह हम बाकी आपका पेपर, कल मैं आपका भी स्केड्यूल क्या है? अभी से ऑनवर्ड आपका केमिस्ट्री का ही पेपर है, बीच में कोई और एग्जाम्स भी आ रहे हैं? सर बायो सर 15th को बायो है। अच्छा उसके 15 के बाद भी विल बी फ्री फॉर केमिस्ट्री? यस अच्छा Yes, इसका 15 तक आपको प्रैक्टिस हम ना दें, 15 के बाद हम अपने ईयरली पेपर्स को ज्यादा आपको होम प्रैक्टिस में दें, ऐसा ही है? तो अभी होमवर्क भेजूं या रहने दूं? मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं आप? चलें, 19 को केमिस्ट्री और 20 को फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स में कभी है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए यू विल बी फ्री आफ्टर 15, राइट? सो ओके, जी। तो देन इसका मतलब यही पेपर हम रखते हैं। फिर हम कल मैं ही आपको 13 का मतलब कल क्लास रख लें इफ यू हैव मैथ्स ऑन 13। चले मुझे आप ग्रुप में बता दीजिएगा कि क्लास किस तरह करनी है। ऑल राइट एवरीवन, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.